Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्डर नंबर 1 सिविल प्रोसीजर कोड का, जो कि बात करता है पार्टीज टू सूट। इसकी बेसिकली हम आज समरी डिस्कस करेंगे। और मैं आपको ये बता देता हूं कि मैं एक काम करूंगा, एक प्रॉपर सीरीज बनाऊंगा जिसके अंदर मैं हर ऑर्डर की आपको एक समरी दूंगा कि जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो, कि आपके पास जब किसी भी ऑर्डर से कोई क्वेश्चन आए तो आपको ये कंफ्यूजन ना रहे, आपके दिमाग में एक समरी रहनी चाहिए। जब मैं भी अपनी जुडिशरी की तैयारी कर रहा था तो मैं भी चाहता था कि कोई यूट्यूब पे कोई या फिर कहीं भी मुझे एक ऐसी चीज मिले जो समरीली मुझे समझा सके कि हाँ भाई बेसिकली ये ऑर्डर कहना क्या चाह रहा है। तो आज उसी चीज की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर नंबर 1। आइए शुरू करते हैं। तो ऑर्डर नंबर 1 बेसिकली बात करता है पार्टीज टू सूट की। ठीक है जी। इसके अंदर टोटल कितने रूल्स हैं? देखिए इसके अंदर 13 रूल्स हैं टोटल ऑल ओवर। ठीक है, मगर हमारे लिए बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है, तो हमें यह समझना है इसके अंदर हम डिस्कस क्या क्या करेंगे। देखिए हम डिस्कस ये करेंगे सबसे पहले जॉइंडर, मिस जॉइंडर, नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज। ठीक है, जॉइंडर, मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज। दूसरे नंबर पे हम डिस्कस क्या करेंगे इसके अंदर हम दूसरे नंबर पे डिस्कस करेंगे कि पार्टीज होती कितनी तरीके की हैं। वैसे तो मैंने बना भी रखी है एक वीडियो प्रॉपर पार्टी और नेसेसरी पार्टी पे, वो भी आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है मैंने, डिटेल्ड स्टडी। इसके बाद हम इसके अंदर देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इफेक्ट ऑफ जॉइंडर एंड इफेक्ट ऑफ मिस जॉइंडर, के भाई ज्वाइन करने से या मिस जॉइंडर या नॉन जॉइंडर करने से द इफेक्ट ऑफ नॉन जॉइंडर एंड मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्शंस एज टू जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर, इसी तरीके के ऑब्जेक्शंस को भी देखेंगे जो कि ऑर्डर 1 रूल 13 बात करता है। तो आइए सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई आप ये बताइए कि सर जॉइंडर ऑफ पार्टीज या मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज या नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज होता क्या है। देखिए मिस जॉइंडर ऑफ पार्टी हो, सबसे पहले जॉइंडर ऑफ पार्टी क्या होता है कि एक तरफ प्लेंटिफ रहता है, ए ने बी के ऊपर एक सूट फाइल करा। ठीक है, तो जॉइंडर का मतलब बेसिकली ये होता है जिनका कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ हो। तो कोर्ट क्या करता है, उसका भी टाइम बचेगा कोर्ट का। ठीक है, या तो जॉइंटली वो ओनर है किसी प्रॉपर्टी के, तो एक से ज्यादा ओनर है, अगर प्रॉपर्टी के मान के चलिए 3 ओनर हैं तो जॉइंटली एक सूट फाइल करेंगे या नहीं करेंगे, ए बी सी वर्सेस डी ऐसे करेंगे। तो इसे हम कहते हैं जॉइंडर, या उनका क्लेम जो है वो सेवरली है मगर एक जैसा ही है, कॉमन क्वेश्चन है उनका, साफ लिखा है यहां पे। कोई भी कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट अगर है, या तो उनका क्लेम अल्टरनेटिवली है, जॉइंटली है या सेपरेटली है। ठीक है, मगर वो क्या कर रहा है, कोर्ट क्या करता है, या तो प्लेंटिफ्स को या डिफेंडेंट्स को ज्वाइन कर देता है। प्लेंटिफ भी ज्वाइंट हो सकते हैं, ज्वाइंडर हो सकता है प्लेंटिफ का भी, कि एक ही सूट में एक से ज्यादा प्लेंटिफ हो जाए और एक ही सूट में एक से ज्यादा डिफेंडेंट हो जाए। समझने की बात बस इतनी सी है, जिस किसी का भी कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट है कि उनका कॉमन है सारी चीजें और उसी के अगेंस्ट है, तो कॉमन अगर है तो हम क्या कर सकते हैं, ज्वाइंडर कर सकते हैं पार्टीज का, चाहे वो प्लेंटिफ की साइड से हो ज्वाइंडर, चाहे वो डिफेंडेंट की साइड से हो ज्वाइंडर। मगर दूसरी चीज क्या कहेंगे, अगर कोर्ट को लगता है कि ज्वाइंडर करने से डिले कॉज होगा या प्रोसीडिंग्स के अंदर कोई दिक्कत हो सकती है या कोर्ट मिसलीड हो सकता है, या कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ज्वाइंडर करना पॉसिबल नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगा, ज्वाइन नहीं करेगा, सेपरेट कर देगा। ज्वाइंडर करा भी होगा तो भी सेपरेट कर देगा उनका ट्रायल, कि भाई ए बी सी को ज्वाइन करा मगर कोर्ट को ऐसा लग रहा है ज्वाइंडर करने से डिले कॉज होगा, तो कोर्ट इस केस में क्या करेगा कि आप सेपरेट सेपरेट ट्रायल चलाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि डिले कॉज होगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो इसी चीज को समझने के लिए रूल 1, रूल 2, रूल 3A, ऐसे ही सेम डिफेंडेंट का भी यही है कि अगर कोर्ट को लगता है कि ज्वाइंडर ऑफ डिफेंडेंट से कोर्ट को लगता है कि डिले कॉज होगा या फिर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो सकती है, एम्बेरस होगा ट्रायल के अंदर, कुछ भी। ठीक है, ठीक है जी, ओके। तो फिर इसी तरीके से कोर्ट क्या कर सकता है, उसके अंदर भी डिफेंडेंट को भी ये कह सकता है कि भाई मैं ज्वाइंडर हटा रहा हूं। ठीक है, कोर्ट की पावर है कि डिफेंडेंट को भी वो सेपरेट ट्रायल चला सकता है, कोर्ट कहता है इस ज्वाइंडर नहीं होगा डिफेंडेंट्स का। बात समझ में आ गई? तो ये 1 2 3 3A।
जॉइंडर और कोर्ट को अगर किसी भी रीजन की वजह से लगता है कि सेपरेट ट्रायल करना चाहिए तो कोर्ट वो भी ऑर्डर कर सकता है। अब हमारा मेन क्वेश्चन आता है कि पार्टीज कौन कौन से रहते हैं इसके अंदर। देखिए, एक पार्टी रहती है नेसेसरी पार्टी, एक पार्टी रहती है प्रॉपर पार्टी। नेसेसरी पार्टी वो होती है पार्टी जो कि केस के लिए बहुत मैंडेट है पार्टी, उसका पार्टी बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो पार्टी नहीं बनी तो देखिए कि वो सेट असाइड भी हो सकती है। डिक्री अगर कल को आ गई, डिक्री भी सेट असाइड हो सकती है और एग्जीक्यूशन करने में भी कोर्ट को दिक्कत होगी, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है उस सूट के अंदर और डायरेक्ट इंटरेस्ट है, उसे आप अवॉइड नहीं कर सकते नेसेसरी पार्टी को सूट में ना लाने से। मगर ऐसा भी हो सकता है प्रॉपर पार्टी दूसरी तरफ क्या हो गई, प्रॉपर पार्टी वो है जिसका होना ना होना कोई दिक्कत की बात नहीं है, ना वो एग्जीक्यूशन जब डिक्री का हो भी रहा होगा तो भी दिक्कत नहीं करेंगे। अब कई बच्चों को यह भी आएगा कि सर आप एग्जीक्यूट, बेटा जब डिक्री बन जाती है, कोर्ट का जजमेंट आ जाता है, उस जजमेंट को एग्जीक्यूट कराना कि भाई ठीक है अब मेरे नाम पे प्रॉपर्टी, कोर्ट ने कहा कि तुम ओनर हो, मगर कोर्ट ओनर को तो कह दिया कोर्ट ने, मगर साइड बाय साइड कोर्ट दिलवा भी तो दे प्रॉपर्टी, तो उसकी भी एग्जीक्यूशन के लिए भी आपको अप्लाई करना पड़ता है कोर्ट के अंदर ही। ठीक है जी, ये वाली बात भी हमें क्लियर आ गई समझ में। अब हमारा था नेसेसरी पार्टी, प्रॉपर पार्टी भी हमने समझ। नेसेसरी पार्टी वो है जो सूट के अंदर होनी चाहिए ज्वाइंट, ठीक है, और प्रॉपर पार्टी कौन है जिसका होना ना होना एक ही बात है। मगर कई बार ऐसा होता है कि नेसेसरी पार्टी कहती है कि मैं नहीं ज्वाइन होना चाह रहा यार, मुझे मतलब नहीं है, तो दूसरी मान के चलिए ए ने बी के ऊपर एक सूट फाइल करा, मगर इसके अंदर सी एक नेसेसरी पार्टी है, प्लेंटिफ है मान के चलिए, ठीक है, मगर ए को लगता है कि अगर मैंने इसे ज्वाइन नहीं करा तो यार जबरदस्ती सूट के अंदर मेरा सूट कभी डिसाइड ही नहीं हो सकता, ठीक है, या तो एग्जीक्यूशन में दिक्कत करेगा या डिक्री कोर्ट पास नहीं करेगा क्योंकि नेसेसरी पार्टी ज्वाइन नहीं है। तो इसी वजह से आप मेरी बात समझिए कि जब कभी भी नेसेसरी पार्टी नहीं ज्वाइन होना चाह रहा है खुद से भी, तो आप उसे परफॉर्मर डिफेंडेंट बना लेते हैं। परफॉर्मर डिफेंडेंट का क्या मतलब होता है कि एज अ परफॉर्म वो डिफेंडेंट की तरह करेगा, ठीक है, कि डिफेंडेंट रहेगा वो परफॉर्म डिफेंडेंट की तरह कर रहा है, कभी भी कोर्ट उसे हटा के डिफेंडेंट से स्ट्राइक आउट करके प्लेंटिफ बना देगा, मगर उसका सूट के अंदर रहना जरूरी है, तो इसीलिए आपने उसे परफॉर्मर डिफेंडेंट बना दिया, तो उसका सूट में रहना जरूरी है, तो वो है नेसेसरी पार्टी का रोल। ठीक है, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि बात करता है ऑर्डर 1 रूल 8, ठीक है, जो कि ऑर्डर 1 रूल 8 जो है हमारा सिंपल तरीके से आप ये समझिए, ठीक है, इसके अंदर जब भी पार्टी का सेम इंटरेस्ट रहता है और एक से ज्यादा पर्सन रहते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा पर्सन रहते हैं, ठीक है, जरा हेडिंग भी देखिए इसकी, वन पर्सन मे स्यू वन पर्सन मे स्यू और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ सेम इंटरेस्ट, ठीक है, वन पर्सन में, ठीक है, तो सारी की सारी देखिए इसको कहते हैं हम एक तरीके से कि जैसे आप समझिए इस चीज को कि एक ही सूट के अंदर, एक ही सूट के अंदर, एक ही सूट के अंदर एक से ज्यादा पार्टीज को ज्वाइन कर रखा है कि अब मान के चलिए 100 का इंटरेस्ट अफेक्टेड है, 100 मतलब 100 एक साथ मान के चलिए प्लेंटिफ्स हैं, या फिर एक से ज्यादा के खिलाफ आपको सूट करना है, ठीक है, तो जब ऐसा कोई सूट आपको फाइल करना रहता है तो ऑर्डर 1 रूल 8, ठीक है, ऑर्डर 1 रूल 8 ये पिक्चर के अंदर आता है आपके लिए कि न्यूमरस पर्सन है जिनका सेम इंटरेस्ट है, ठीक है, तो उनके बिहाफ पे देखिए ए बी सी डी ई एफ जी कितनी सारी पार्टीज हैं वर्सेस एक बंदे के या दो बंदों के खिलाफ उन्होंने सूट फाइल करना है। अब आप मेरी बात समझिए, उनका कॉज ऑफ एक्शन अलग अलग हो सकता है सबका, ऐसा कुछ नहीं है कि सेम कॉज ऑफ एक्शन हो, ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान के चलिए, मान के एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग के अंदर मान के चलिए 10 फ्लोर मतलब 10 फ्लैट्स हैं उसके अंदर, ठीक है, मगर उसका जो जिन्होंने वो बिल्डिंग बनाई थी उनसे उनके ऊपर वो 10 के 10 फ्लैट वालों को कुछ ना कुछ, किसी के फ्लैट में कोई दिक्कत आ रही है, किसी के फ्लैट में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो जब इन सबका सेम इंटरेस्ट है उसी बिल्डिंग से रिलेटेड मगर कॉज ऑफ एक्शन अलग अलग हो सकता है सबका, तो सारे के सारे एक बंदे के खिलाफ जब सूट फाइल करना चाहते हैं तो ऑर्डर 1 रूल 8 आता है पिक्चर के अंदर, ठीक है, ऑर्डर 1 रूल 8 यही बात करता है जब सारी पार्टीज का सेम इंटरेस्ट हो, ठीक है, इसी चीज को तो क्या कर लेते हैं। अब आप यहां एक बात और समझिए इसके अंदर के एक पर्सन जो होता है इसी को ही ऑर्डर 1 रूल 8 को ही कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट। रिप्रेजेंटेटिव सूट कैसे, अब वो ए एक पर्सन है ए वर्सेस अदर्स को करके ए जो है सबको रिप्रेजेंट करेगा उसके अंदर,
ए जो है, अब सारे के सारे लोग आएंगे, ठीक है, सबका अपना काम भी है, 10 तरीके की चीजें हैं, तो कोर्ट क्या करता है, एक रिप्रेजेंटेटिव बनाता है, ठीक है, कोर्ट क्या करता है, एक रिप्रेजेंटेटिव बनाता है, ठीक है। जब एक से ज्यादा पार्टीज रहती हैं तो कोर्ट एक रिप्रेजेंटेटिव बना सकता है। जब न्यूमरस पार्टीज हैं, एक तरीके से न्यूमरस पार्टीज हैं, तो कोर्ट एक को रिप्रेजेंटेटिव बनाता है। इसी को हम रिप्रेजेंटेटिव सूट भी बोल देते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव सूट है, ठीक है, तो वो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब मान के चलिए अगर कोर्ट को लगता है कि ये आ नहीं रहा है डेट्स पे, या फिर ए नहीं आ रहा डेट्स पे, या दिक्कत कर रहा है, तो कोर्ट इसके इन केसेस में क्या कर सकता है कि उसे रिप्लेस भी कर सकता है। रिप्रेजेंटेटिव बी को बना दे, सी को, किसी और को बना दे रिप्रेजेंटेटिव। वो एज अ पार्टी तो रहेगा, मगर कोर्ट को लगता है कि ये कोई डिले कॉज कर रहा है, या ये मतलब इसकी वजह से ये डेट्स पे नहीं आ रहा, या प्रॉपरली कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं यार ये टाइम नहीं दे रहा, या इसे कम पता है केस के बारे में, ठीक है, तो कोर्ट को क्या लगता है, वो रिप्रेजेंट। अब एक बात और याद रखिए, इसके अंदर रिप्लेस भी कर सकता है। दूसरी चीज, वो जो डिक्री आएगी वो पूरे रिप्रेजेंटेटिव सूट के लिए आएगी, सबके ऊपर बाइंडिंग होगी वो डिक्री। बात समझ में आ रही है? सारों के ऊपर बाइंडिंग होगी वो डिक्री, ठीक है जी। ये वाली बात भी हमने समझ ली। अब आता है मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर का इफेक्ट क्या होता है। देखिए, जब तक एंड्स ऑफ जस्टिस, मतलब देखिए दूसरी पार्टी को जब तक इनक्यूरेबल लॉस नहीं हो रहा उस चीज से, मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर से। मिस जॉइंडर का मतलब हम क्या समझे? मिस जॉइंडर का मतलब, ये मैंने पहले समझाना, मैं आई थिंक मैं भूल गया। मिस जॉइंडर का मतलब ये होता है कि जिस पार्टी को ज्वाइन करना था उसे ज्वाइन नहीं करा, किसी और पार्टी को ज्वाइन कर दिया, वो मिस जॉइंड है पार्टी, गलती से उसे ज्वाइन कर लिया गया है। तो इसका इफेक्ट क्या होता है, ये ऑर्डर 1 रूल 9 में दे रखा है। इसका इफेक्ट बेसिकली ये है कि कुल मिला के इसका सिंपल सा एक इफेक्ट है कि वैसे तो कोई इसके अंदर दिक्कत नहीं होती, अगर पार्टी को इररिपेबल लॉसेस हो रहे हैं तो इसके अंदर है, मगर याद रखिएगा अगर प्रॉपर पार्टी है तो मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर पे फर्क नहीं पड़ता, इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि अगर जस्टिस उसे मिल रही है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर नॉन जॉइंडर पार्टी का रहा, ठीक है, प्रॉपर पार्टी अगर नॉन जॉइंडर में रही तो कोई दिक्कत भी नहीं है। मगर अगर नेसेसरी पार्टी नहीं रही तो साफ लिखा है, प्रोवाइडेड शैल नॉन जॉइंडर नेसेसरी, प्रोवाइडेड एंड नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई टू नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी। अगर नेसेसरी पार्टी को नहीं ज्वाइन करा तो वो डिक्री को सेट असाइड भी कर सकती है और एग्जीक्यूशन भी नहीं। तो लास्ट हमारा पॉइंट इसके अंदर क्या आता है, जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारा पॉइंट है इसके अंदर, जो सबसे लास्ट पॉइंट है ऑर्डर 1 रूल 13, जो कि बात करता है, किसकी बात करता है, ऑब्जेक्शंस एज टू जॉइंट, ऑब्जेक्शंस एज टू नॉन जॉइंडर एंड मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज, ठीक है, एट और बिफोर। ये तो हमने बात भी समझी है कि एट और बिफोर ऑब्जेक्शन आपको कब रेज करना चाहिए, ठीक है, साफ लिखा है यहाँ पे, शैल बी टेकन एट अर्लीस्ट पॉसिबल इन ऑल केसेस एट और बिफोर सच सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, से पहले पहले आप ये ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए, मगर प्रोसीजर इज हैंडमेड ऑफ जस्टिस एंड नॉट इट्स मिस्ट्रेस। तो ये वाली बात को भी हमें समझना है कि अगर आपने नहीं भी रेज किया, ठीक है, कोर्ट ये कहता है आपको ऑर्डर 1 रूल 13 से ये वाली चीज है कि आप ऑब्जेक्शन जो रेज करेंगे वो बाद में रेज नहीं कर सकते, एट और बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज है, मगर ऐसा कुछ नहीं है, कोर्ट आपको बाद में भी अलाउ कर सकता है, ये कोर्ट का प्रोसीजर है, तो इसमें कोर्ट फ्लेक्सिबल रहता है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ये बात समझ में आई होगी, ऑर्डर 1 समरीली समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऑर्डर के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।